दोस्तों, अगर किसी देश के पास दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मौजूद हो, तो आमतौर पर यही माना जाएगा कि उसकी मारक क्षमता लगभग अजेय है। लेकिन जरा सोचिए, अगर युद्ध कुछ दिनों का नहीं बल्कि कई महीनों तक चल जाए, हजारों टारगेट सामने हों और हर हमले के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़े, तब क्या होगा? यहीं से शुरू होती है भारत की उस नई रणनीति की कहानी, जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मिसाइल कितनी तेज है, बल्कि ये है कि उसे कितनी संख्या में बनाया जा सकता है, कितनी तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है और लंबे युद्ध के दौरान उसकी सप्लाई कितनी आसानी से जारी रखी जा सकती है। इसी वजह से भारत की रणनीतिक सोच में महंगी और अत्याधुनिक मिसाइलों के साथ साथ कम लागत वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और दूसरे स्टैंड ऑफ हथियारों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि सार्वजनिक स्रोतों में जिस कथित 500 किलोमीटर वाली सस्ती मिसाइल को लेकर कई दावे किए जाते हैं, उसके बारे में हर जानकारी आधिकारिक रूप से पुष्टि की हुई नहीं है। इसलिए आज हम अफवाहों को तथ्य मानकर नहीं चलेंगे, बल्कि उस रणनीतिक विचार को समझेंगे जिसके पीछे ऐसी मिसाइलों की जरूरत पैदा होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, और आज हम समझेंगे कि आखिर आधुनिक युद्ध में ब्रह्मोस जैसी हाई एंड मिसाइल के साथ कम लागत वाले हथियारों का कॉम्बिनेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और भारत की भविष्य की स्ट्राइक क्षमता किस तरह क्वालिटी के साथ क्वांटिटी का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार, सटीकता और भारी स्ट्राइक क्षमता है। सुपरसोनिक गति से उड़ने वाली ये मिसाइल दुश्मन के लिए बेहद कठिन चुनौती पैदा कर सकती है, खासकर तब जब लक्ष्य समय संवेदी हो और उसे बहुत कम समय में निशाना बनाना हो। लेकिन युद्ध के मैदान में हर लक्ष्य हाई वैल्यू नहीं होता। किसी एयरबेस के मुख्य कमांड सेंटर, बड़े रडार, महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफॉर्म या रणनीतिक ठिकाने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल का इस्तेमाल समझ में आता है। लेकिन अगर लक्ष्य कोई छोटा सप्लाई डिपो, अस्थायी रडार पोजीशन, ईंधन भंडारण स्थल, लॉजिस्टिक नोड या दूसरे सीमित महत्व के सैन्य ठिकाने हों, तो हर बार सबसे महंगा हथियार इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं हो सकती। यही वो जगह है जहां लो कॉस्ट, हाई वॉल्यूम हथियारों की अवधारणा सामने आती है। आधुनिक युद्धों ने दुनिया को दिखाया है कि हथियारों की गुणवत्ता के साथ उनकी उपलब्धता भी निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर किसी देश के पास बेहद शक्तिशाली मिसाइलें हैं, लेकिन उनका उत्पादन धीमा है, स्टॉक सीमित है और हर मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा है, तो लंबे संघर्ष में उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसके उलट यदि किसी देश के पास अपेक्षाकृत कम लागत वाले ऐसे हथियार हों जिन्हें बड़ी संख्या में बनाया जा सके, तो वो लंबे समय तक लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता विकसित कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियां अब सिर्फ महंगी मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय ड्रोन, लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और दूसरे मास प्रोड्यूस हथियारों पर भी ध्यान दे रही हैं। दोस्तों, इसे आप युद्ध का इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी एयर डिफेंस सिस्टम के सामने आने वाला लक्ष्य एक महंगा हाई एंड हथियार है, तो उसे रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से उचित हो सकता है। लेकिन अगर वही एयर डिफेंस सिस्टम लगातार बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत सस्ते लक्ष्य देखता है, तो उसके सामने सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि वो उन्हें रोक सकता है या नहीं, बल्कि ये भी रहता है कि उसके पास कितने इंटरसेप्टर है, कितनी जल्दी उन्हें दोबारा लोड किया जा सकता है और उसकी पूरी एयर डिफेंस नेटवर्क कितने समय तक लगातार दबाव सह सकती है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सुधार जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि कोई सस्ती मिसाइल सीधे किसी महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को दिवालिया कर देगी या हर बार इंटरसेप्टर की कीमत लक्ष्य से ज्यादा होगी। वास्तविक युद्ध में रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, गन सिस्टम, कम दूरी के इंटरसेप्टर, मोबाइल लॉन्चर और दूसरे स्तरों वाली एयर डिफेंस व्यवस्था मिलकर काम करती है। इसलिए असली रणनीतिक फायदा किसी एक मिसाइल की कीमत से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को लगातार दबाव में रखने की क्षमता से पैदा होता है। और यहीं भारत के लिए मास प्रोडक्शन बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, स्वदेशी इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करने तथा मिसाइल निर्माण की घरेलू क्षमता मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर भविष्य में ऐसी क्रूज मिसाइलें विकसित होती हैं जिनका डिजाइन अपेक्षाकृत सरल, मॉड्यूलर और बड़े पैमाने पर उत्पादन के अनुकूल हो, तो उनका उपयोग उन लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है जहां ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल खर्च करना आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मोस की भूमिका खत्म हो जाएगी, बल्कि तस्वीर इसके बिल्कुल उलट हो सकती है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और भविष्य की लंबी दूरी वाली प्रणालियां
हाई वैल्यू और टाइम सेंसिटिव लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं, जबकि बड़ी संख्या में उपलब्ध कम लागत वाले हथियार व्यापक स्तर पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसे आप एक तरह की लेयर्ड स्ट्राइक स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं। सबसे पहले निगरानी और खुफिया तंत्र ये पता लगाएगा कि दुश्मन के पास कौन कौन से लक्ष्य हैं, फिर लक्ष्य की अहमियत के आधार पर सही हथियार चुना जाएगा। छोटे या कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए कम लागत वाले सिस्टम, जबकि अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए हाई एंड मिसाइलें। इस तरह भारत अपने महंगे हथियारों के स्टॉक को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हुए भी युद्ध के मैदान में लगातार स्ट्राइक क्षमता बनाए रख सकता है। दोस्तों, इसी सोच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मैगजीन डेप्थ। इसका मतलब है कि किसी सेना के पास किसी हथियार की सिर्फ शुरुआती संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। असली सवाल ये है कि वो लगातार इस्तेमाल के बाद उसे कितनी तेजी से दोबारा बना सकती है। अगर किसी युद्ध में हर दिन बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल होते हैं तो शुरुआती स्टॉक कुछ समय बाद कम हो सकता है। उस स्थिति में जिसकी उत्पादन क्षमता तेज होगी, उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध समेत हाल के संघर्षों ने इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाम प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। ये औद्योगिक क्षमता, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट निगरानी, उत्पादन दर और सप्लाई चेन की भी लड़ाई है। इसलिए भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ना सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी बनती जा रही है। अगर किसी एक उत्पादन केंद्र पर निर्भरता कम हो और अलग अलग कंपनियां इंजन, इकर, नेविगेशन सिस्टम, एयरफ्रेम और दूसरे कंपोनेंट बनाने में सक्षम हो तो संकट के समय उत्पादन बढ़ाना आसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। असली ताकत तब बनेगी जब इन कंपनियों के पास प्रमाणित तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, विश्वसनीय सप्लाई चेन, पर्याप्त परीक्षण क्षमता और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता होगी। भारत के लिए स्वदेशी छोटे टर्बोफैन इंजन और क्रूज मिसाइल तकनीक का विकास इसी कारण महत्वपूर्ण है। यदि इंजन और प्रमुख कंपोनेंट के लिए विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम होती है तो संकट के समय उत्पादन पर बाहरी दबाव का असर भी कम हो सकता है। दोस्तों, यहीं से भारत की भविष्य की मिसाइल रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये केवल एक नई मिसाइल बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे युद्धक ढांचे को बदलने की कहानी है। एक तरफ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता, दूसरी तरफ लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलें, तीसरी तरफ प्रलय जैसी प्रणालियां और इनके साथ बड़ी संख्या में ड्रोन तथा कम लागत वाले स्टैंड ऑफ हथियार। जब इन सभी प्रणालियों को एक नेटवर्क के अंदर जोड़ा जाता है तो दुश्मन के लिए खतरा सिर्फ एक दिशा से नहीं आता, उसे लगातार अलग अलग प्रकार के सेंसर, ड्रोन और मिसाइलों से मिलने वाले खतरों का सामना करना पड़ता है। यही आधुनिक मल्टी लेयर स्ट्राइक की असली ताकत है। और दोस्तों, अगर भविष्य में भारत ऐसी क्षमता विकसित करने में सफल होता है जहां हजारों कम लागत वाले हथियारों का उत्पादन संभव हो और उनके साथ हाई एंड मिसाइलों का संतुलित इस्तेमाल किया जाए, तो भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी मिसाइलों की स्पीड नहीं होगी, बल्कि उसकी औद्योगिक क्षमता और लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता होगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत सचमुच ऐसी 500 किलोमीटर वाली बड़े पैमाने पर उत्पादित सबसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है? इसका संभावित डिजाइन क्या हो सकता है और ऐसी मिसाइलें चीन तथा पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क के सामने किस तरह की चुनौती पैदा कर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मोस जैसी महंगी मिसाइलों को पीछे रखकर पहले सस्ते हथियारों की बड़ी लहर भेजना वास्तव में उतना प्रभावी होगा जितना सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें अगले हिस्से में भारत की संभावित लेयर्ड स्ट्राइक व्यवस्था, एयर डिफेंस की वास्तविक सीमाएं और मैगजीन डेप्थ के उस गणित को समझना होगा जो आने वाले युद्धों की दिशा तय कर सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।